विद्यार्थियों बहुत बहुत स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडी लखनऊ की ओर से आप सभी का हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार भाग 2 के माध्यम से बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की उल्लेख चलूँगा। और चूँकि इसके पहले मैंने मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार भाग 1 के माध्यम से चैप्टर में जो प्रमुख कंटेंट थे उसके विषय में जो मूलभूत जानकारियाँ थी मैंने आपको वो साझा की हुई हैं। और आज के इस वीडियो में जो मेन कॉन्सेप्ट होगा उसमें आप थ्योरी हल्का फुल्का आप देखने के बाद पहुँचेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या संख्यात्मक जो भाग है उसकी उस ओर। तो विद्यार्थियों चालू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। लेट अस बिगिन। और निश्चित रूप से चैप्टर जो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के नाम से है, भाग 2 संख्यात्मक प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका जो मेन लक्ष्य होगा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बोर्ड के लिए उस पर ध्यान लगाना। ठीक है। और तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी एक बार जल्दी फिर से रिपीट कर लेते हैं। हालांकि इसको मैंने इसके पहले भाग 1 के माध्यम से स्पष्ट किया हुआ है, लेकिन आज आप इसको फिर से एक बार चेक कर लें, क्योंकि जो चैप्टर है बेसिकली ये दृश्य दोष और उसके निवारण के संबंध में है। ओके, दिस इज द डिफेक्ट्स ऑफ साइट एंड देयर करेक्शन। तो देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है कि जो मनुष्य के नेत्र लेंस का भाग होता है उस पर रेटिना के द्वारा जो है स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, निश्चित रूप से बनता है। लेकिन कभी कभी आँखों की जो समझन क्षमता होती है कम हो जाती है। ओके, और जिस कारण से यह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है, रेटिना के आगे या रेटिना के पहले फोकस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है नेत्र में दृश्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और ये दोष मुख्यतः मेन रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पहला देखिए आपका निकट दृश्य दोष के रूप में है ये, ठीक है ना। इसको हम लोग माइपिया कह सकते हैं। नंबर 2 पे जो है दूर दृश्य दोष बताया गया है। ओके, इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कर सकते हैं। और नंबर 3 पे जो है वो आपका जरा दूरदर्शिता है, ठीक है ना। तो ये मेन 3 जो दोष हैं वो आप देख पाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। मेन ये आपके 2 ये हैं, यही आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है ना, निकट और दूर। तो एक बार पुनः हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि निकट दृश्य दोष में क्या होता है, उसका कारण क्या है, उसको कैसे दूर करना है, निवारण की विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है कि जो दोष होता है जस्ट उल्टा उसका डिफिनेशन बनता है। निकट दृश्य दोष, इसको शॉर्ट साइट और माइपिया कहते हैं। दिस इज जो शॉर्ट साइट या इसको माइपिया भी कहते हैं। ओके, इसको निकट दृष्टि कहा जाता है, ठीक है ना। और विद्यार्थी निश्चित रूप से निकट दृष्टि दोष में जो है व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो इन्फानाइट पे ना होकर के बल्कि और पास आ जाएगा। देखिए दोष कब होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और निकट दृश्य दोष निश्चित रूप से 10 और 16 आयु वर्ग के बीच में जो एज होती है, 10 और 16 के बीच की जो आयु होती है, उन बालक या बालिकाओं में ये उत्पन्न होता है। और इसको चिकित्सा विज्ञान की भाषा में माइपिया भी कह सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया ये, ठीक है ना। लैंग्वेज पे ध्यान देना है। कारण समझ लें, इसको कारण देख लीजिए, उसका विषय होना चाहिए। डायग्राम विशेष रूप से आपको बनाना होगा। ओके, डायग्राम पे विशेष ध्यान देना है। तो देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में जो इन्फानाइट या दूर से जो किरणें चलती हैं, समांतर किरणें, तो ये मनुष्य के नेत्र लेंस से होकर जब ये आगे बढ़ती हैं तो एक्चुअली इनको मनुष्य के इस भाग आर पर, नेत्र के इस भाग आर मतलब रेटिना पे मिलना चाहिए था, लेकिन दोष की वजह से यह जो कटान बिंदु होगा बिंदु आर के स्थान पे बिंदु पी पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब और पहले ही बिंदु पी पर प्रतिबिंब बनता है, जो कि एक दोष है, ठीक है। रेटिना से पूर्व यदि दोनों किरणें आपस में फोकस करती हैं तो निश्चित रूप से निकट दृश्य दोष उत्पन्न होता है। इसे कारण आपको मालूम चाहिए कि किस कारण से जो है ये दोष उत्पन्न होता है।
तो इसमें देखिए दो कारण आपको मालूम होना चाहिए। पहला कारण ये है कि जो नेत्र लेंस का वक्ता त्रिज्या होती है आर, आर से कन्फ्यूजन न करें, एक आर रेटिना के लिए दिखाया गया है, हम इसको आर डैश मान लेते हैं वक्ता त्रिज्या को, ठीक है ना। ये बढ़ जाएगा और वक्ता बढ़ने का मतलब है कि वक्ता त्रिज्या कम हो जाएगी। ध्यान देंगे, इसमें बोला गया कि नेत्र की वक्ता बढ़ जाती है। अब ऐसा होने पे वक्ता त्रिज्या कम हो जाएगी, ठीक है ना। और वक्ता त्रिज्या कम होने का मतलब है कि फोकस दूरी का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको मालूम चाहिए, आर इक्वल टू 2f, ओके, या f इक्वल टू आर अपॉन 2। अक्सर इस पर क्वेश्चन बोर्ड में आता है। आर का मतलब है वक्ता त्रिज्या और f का मतलब है उसकी फोकस दूरी। तो पहला कारण क्या हो गया, पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्ता का बढ़ जाना। वक्ता बढ़ने का मतलब है कि वक्ता त्रिज्या कम हो जाएगी, ठीक है ना। और वक्ता त्रिज्या संबंधित है f से, आर घटेगा तो f का मान भी कम हो जाएगा, ओके। तो एक पहला कारण ये हो गया है। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 पे देखिए बताया गया है कि जो है नेत्र लेंस से गोलक का व्यास का बढ़ जाना, ये नंबर 2 कारण है। नंबर सेकंड कारण, इसका मतलब है कि नेत्र और रेटिना के बीच की जो दूरी है कुछ अधिक हो जाती है, जिससे दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणें रेटिना पे फोकस न होकर के बल्कि उसके पहले ही किसी बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। आप देखिए, ध्यान देंगे, बिंदु P दिखाया गया है। और यहाँ तो जब इन्फानाइट से या दूर स्थित वस्तुओं से जब समांतर किरणें इस प्रकार से चलती हैं तो ये फोकस जो है बिंदु R के स्थान पे बिंदु P पे हो जाता है, पहले ही फोकस हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। और रेटिना पे फोकस ना होने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है स्पष्ट नहीं बन पाएगा और ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसका निवारण देखिए कैसे होना है विद्यार्थियों। इसका निवारण आप देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपनी आँख में जो है एक अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही हैज़ टू यूज ग्लास ऑफ कॉनकेव लेंस, ओके। उसे अपने आँखों के सामने एक चश्मा लगाना पड़ेगा जो कि अवतल लेंस से बना होगा। अब आप ध्यान दें कि जो है जब इस कंडीशन में जब आप अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं तो दूर से या इन्फानाइट से जो किरणें चलती हैं वो बिंदु F पर फोकस हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब ये किरणें जब आगे बढ़ती हैं और नेत्र लेंस से होकर अपवर्तित होती हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात पटल के इस आर भाग पर फोकस हो जाती हैं, मतलब रेटिना पे फोकस हो जाती हैं और जो प्रतिबिंब है बिल्कुल स्पष्ट बन जाता है, ओके। तो बोर्ड में अक्सर कारण और निवारण दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी आपको इस प्रकार से करनी पड़ेगी। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 देखिए दूर दृष्टि दोष के विषय में बताया गया है, ओके। तो दूर दृष्टि दोष क्या है पहले आप ये समझ लें। इसको लॉन्ग साइट या हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि जो है जो इनके नाम रखे गए हैं दोषों के, तो जस्ट उल्टा इसमें रिफ्लेक्शन होता है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई पड़ती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं, ओके। इसका मतलब कि जो निकट का बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से कुछ अधिक हो जाता है। और अगर मान लीजिए ये दोष उत्पन्न होता है तो इस कंडीशन में व्यक्ति को किताब या जो भी उसकी पाठ्य सामग्री है उसको अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पे रखना पड़ता है, ओके। और इस दोष को जो है चिकित्सा विज्ञान की भाषा में हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो जो अकेले 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की। और अगर ये दोष उत्पन्न होता है दूरदर्शी दोष तो निश्चित रूप से जो है 25 सेंटीमीटर से आगे हमें या अधिक दूरी पे जो है किताब को या पुस्तक को रखना पड़ेगा। और अगर ये दोष उत्पन्न हुआ है तो कारण भी इसका कुछ ना कुछ होगा। और आपको ये समझ लेना है कि इस दोष में जो है जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे हमेशा बनता है और प्रतिबिंब जो है अस्पष्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इसके कारण क्या क्या हैं, दूरदर्शी दोष के कारण क्या क्या हैं और कैसे इनको इसका उपचार किया जाएगा, कैसे इसको निवारण किया जाएगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कारण में देखिए 2 पॉइंट फिर से दिखाए गए हैं। पहला पॉइंट है कि पहले वाले में क्या था, निकट वाले में वक्ता बढ़ गई थी और यहाँ पे क्या वक्ता कम हो जाएगी।
वक्ता कम होगी तो वक्ता त्रिज्या अधिक हो जाएगी, और वक्ता त्रिज्या अगर आर का मान बढ़ेगा तो एफ का मान भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और नंबर 2 पे देखिए बताया गया कि नेट लेंस की गोलक का व्यास कम हो जाता है। ठीक है ना, एक्चुअली ये जो गोलक होता है का डायमीटर, इसका व्यास जो होता है ये कम हो जाता है। ठीक है ना, और इसके व्यास कम होने से जो किरणें निकट स्थित वस्तु से चलती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पे फोकस ना होकर के बल्कि और आगे निकल जाती हैं बिंदु पी पर, मतलब रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। रेटिना के पीछे जो इमेज बनता है वो इमेज निश्चित रूप से अस्पष्ट होगा, और ये कमी दूरदर्शी दोष के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि जो है रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रकार से इसमें दूर दृश्य दोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए एक और डायग्राम के माध्यम से आप शो कर देंगे जो है कैसे इस दोष का निवारण करना है। तो इसमें निश्चित रूप से दूर वाले में जो है एक उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना है। चश्मे के रूप में अपनी आँख के सामने आप एक उत्तल लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे निश्चित रूप से जो किरणें चलती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। और रेटिना पे फोकस होने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट बनेगा, और निश्चित रूप से जो कमी है दूरदर्शी दोष की वो दूर हो जाएगी। ये सब टॉपिक आप पहले भी देख चुके हैं विद्यार्थियों। आज हम लोग इसका मेन न्यूमेरिकल पोर्शन देखने वाले हैं, इसलिए थ्योरी बताना आवश्यक है। अगला टॉपिक हम लोग का जो है कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, ये आपको समझना है। एक बार फिर से चेक कर लें, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रिज्म शो किया गया है। ठीक है, और इस प्रिज्म के माध्यम से जो है विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब होता है कि फैलना या टूटना, बिखरना, डिस्पर्स। ओके, देखिए विद्यार्थी ये आपका श्वेत प्रकाश इस प्रकार से चलता है। अब ये जब प्रिज्म के किसी भी पृष्ठ पे गिरता है तो चूँकि प्रिज्म एक पदार्थिक माध्यम है, प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम है। ठीक है ना, तो ये किरणें जो हैं अपने मूलभूत रंगों अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई रंग दिखाए गए हैं, और रंग का जो क्रम होता है आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, विबग्योर के क्रम में दिखाया गया है। एंड दिस इज अ इंसिडेंट नोन एज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एंड दिस इज डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ओके, तो ये जो क्रम है वो आपको समझ लेना है, और ये ध्यान रखना है कि बी जो है सबसे नीचे आएगा और रेड कलर जो है सबसे ऊपर आएगा। ओके, आप देख सकें रेड कलर सबसे ऊपर है, और जो नीचे है वायलेट वो सबसे नीचे रहेगा, डाउन रहेगा। बाकी जो 5 रंग होंगे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू सब इसके बीच में आ जाएंगे। ओके, तो ये एक्चुअली ये तो एक घटना हो गई जिसको आप लोग वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। ओके, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली जो प्रिज्म आप यहाँ देख रहे हैं वो वास्तव में कैसा दिखता है। तो ये देखिए एक विजन आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली लैब में आपको ऐसा ही प्रिज्म दिखाई पड़ेगा आगे चल के। तो ये प्रिज्म की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये पदार्थिक पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जो कि कांच का बना होता है। इसका अपवर्तनांक 1.5 या 1.65 डिपेंड करता है किस प्रकार के कांच का बना हुआ है। ठीक है, तो आपको नए पुराने टॉपिक को मिला के पढ़ाई करनी है ताकि बेहतरीन तालमेल बन सके। अपवर्तनांक मैंने इसलिए यहाँ बताया क्योंकि मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन की घटना क्या होती है उसके विषय में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो अपवर्तनांक भी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रिज्म हो गया। और अब देखिए विद्यार्थियों, अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक फॉर्मूला किसी प्रिज्म कोण ए के लिए, और मान लीजिए किसी भी रंग के लिए अगर अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम दिखाया गया है। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ। देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, n इक्वल टू देखिए जो साइन ऊपर चलेगा a प्लस डेल्टा m अपॉन 2
और अपॉन में नीचे है साइन ए अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है वो बताया गया है। तो आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूला देखिए बताया हुआ है, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर के फॉर्म में, साइन आई अपॉन साइन आर के फॉर्म में शो किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ जो ऊपर का टर्म है आप ध्यान देंगे, ये आई है, ये जो बना है साइन आई, ओके, और ये जो बना है ये साइन आर। मतलब अगर ए का मान, ओके, ए का मान और डेल्टा एम का मान देता है। ए क्या है? ए का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण, और डेल्टा एम का मतलब अल्पतम विचलन कोण। ध्यान देंगे डेल्टा बना हुआ है और नीचे छोटा सा एम लिखा हुआ है। डेल्टा क्या होता है? विचलन कोण। एम का मतलब अल्पतम, तो डेल्टा एम का मतलब क्या हो गया है? अल्पतम विचलन कोण। तो ये जो बना है ये आई फॉर्म में हो गया, ये आर के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने का यहाँ शो किया गया है। ये लिखने को भी आ सकता है बोर्ड में, उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ आप समझ लें। ये फॉर्मूला देखिए हो गया है, देखिए यहाँ भी शो किया गया है आपतन कोण। मैंने आपको कहा कि ये साइन आई के फॉर्म में दिया है, ये आई का मान ये हो जाएगा और नीचे ए अपॉन टू ये आर हो जाएगा। बड़े नंबर क्वेश्चन अगर आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो फॉर्मूला आपको यहाँ बताया जा रहा है उसमें किस पद की क्या अहमियत है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। क्वेश्चन कॉर्नर हम लोग का आ चुका है और यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल अपना देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। एक निकट दृश्य दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। पुस्तक को यदि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसे कैसे और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आप लैंग्वेज को नहीं समझेंगे आप बोर्ड में क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं या भ्रमित हो जाएंगे आप अगर अभी से क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझे रहेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको निकट और दूर दृश्य दोष कारण निवारण स्पष्ट तरीके से मालूम है, फॉर्मूले क्लियर हैं और आपका जो चिन्ह परिपाटी है उस पर अच्छा कमांड है, तो निश्चित रूप से सवाल सही होगा। तो यहाँ देखिए आप समझ गए होंगे कि जो है यहाँ जो व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ओके। इसका मतलब उसे अपने चश्मे में अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा लेंस? अवतल। क्यों? ताकि वो जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर पर बना सके, ओके। 50 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखना है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है वस्तु और 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब, ओके। तो ये आप समझ गए हैं कि u का मान जो है -50 हो जाएगा, v का मान नेगेटिव में 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है आपको। u का मान तो हमेशा नेगेटिव में चलेगा, ठीक है ना। अब चूँकि यहाँ पे अवतल लेंस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, इसलिए इसमें v का मान जो है नेगेटिव में 20 शो किया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए आपको बताया गया था शुरुआत में ही, 1/, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u। इसका यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के बाद आप u v का मान जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू साइन, मतलब चिन्ह के साथ में इसको रखना, ठीक है ना। चिन्ह के साथ रखने के बाद आप जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हल करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से निकाला गया है। 1/f = 1/20 नेगेटिव में 1/50 नेगेटिव कर लिए तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे प्लस हो गया है ना। देखिए पहला मान नेगेटिव, दूसरा मान प्लस में। एलसीएम में क्या हल किया तो ये एफ का मान जो है रिवर्स करेंगे तो नेगेटिव में 100/3 के फॉर्म में आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका मात्रक लिखना नहीं बोलेंगे क्योंकि बाकी जितने मान हैं 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सब नेगेटिव शो किए गए हैं, ओके।
सेंटीमीटर में शो किए तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। अच्छा, अब देखिए विद्यार्थियों, एक चीज़ आपको ये भी समझ लेना है कि कितना आंसर हम लोग का सही है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें, ध्यान दें। अब आपको देखिए, एक्चुअली आपको मालूम चल गया कि निकट दृष्टि दोष है मनुष्य की आंखों में, अवतल लेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव में आती है, माइनस में आती है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव में 100/3 आ रहा है, मतलब सही आ रहा है। प्लस में आता तो उत्तल होता, जबकि यहाँ पे अवतल का इस्तेमाल होना है। ओके, तो इस प्रकार से जो एफ का मान निकल रहा है वो सही आ रहा है। नेगेटिव में 33.3 सेंटीमीटर का अवतल लेंस मनुष्य को अपनी आँखों में यूज करना पड़ेगा, तब जाके जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट बन सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए बोला गया कि जो है एक 75 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस को की सहायता से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु पढ़ने के लिए पढ़ने वाले व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष होगा और उसकी आंखों से कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। कितनी दूरी बनेगा मतलब बी का मान निकालना है। अब आप फिर समझ गए हो कि जो है चूँकि अवतल लेंस का इस्तेमाल है, और अवतल लेंस का इस्तेमाल तभी होता है जब मनुष्य की आंखों में निकट दृश्य दोष उत्पन्न होता है। एफ का मान देखिए 25 सेंटीमीटर है। आप समझ गए हैं कि यहाँ चूँकि अवतल लेंस है, एफ का मान नेगेटिव में दिखाना है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, कैलकुलेशन का साइट है ये। अवतल लेंस का इस्तेमाल होना है, एफ का मान निश्चित रूप से नेगेटिव हो जाएगा। यू का मान आप हमेशा नेगेटिव में दिखाते हैं, ठीक है ना। वी का मान निकाल लेना है। तो देखिए लेंस का सूत्र फिर से यूज़ किया गया है, और इस सूत्र की मदद से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने एफ का मान शो कर दिया विद्यार्थियों, -75, क्योंकि अवतल लेंस है। यू का मान हमेशा नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर दिखा दिया है। ये लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, लेंस का सूत्र। और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, और वी का मान देखिए नेगेटिव में 18.75। अब आपको ये भी यहाँ गौर करना है कि चूँकि अवतल लेंस है और दोष आपका जो है वो निकट है, तो वी का मान नेगेटिव में आएगा। मतलब प्रतिबिंब जो है आँख से 18.75 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ओके, क्वेश्चन 3 पे आ जाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक निकट, देखिए लैंग्वेज में तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। निकट दृश्य दोष वाला मनुष्य है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत मतलब इन्फानाइट पे वस्तु को रखना है, तो उसे कैसे और कितनी फोकस दूरी का, कितनी क्षमता का लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रकृति बतानी है। अब देखिए चूँकि विद्यार्थी यहाँ पे दोष कौन सा है, निकट है, तो निश्चित रूप से आप जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और वस्तु चूँकि इन्फानाइट पे है, तो यू का मान इन्फानाइट दिखा दिया है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुओं को नहीं देख पाता, इसका मतलब ये यू का मान तो इन्फानाइट हो जाएगा, बी का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, एफ का मान आपको निकाल लेना है। ये फॉर्मूला आपने देख लिया है, और एक बार फिर समझ लें कि 1/, जो इन्फानाइट बनेगा वो शून्य हो जाएगा। ओके, 1/∞ दैट विल बी 0। इसको हल करते जाएंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एफ का मान देखिए, एफ का मान यहाँ पे 50 सेंटीमीटर बन गया है, और इसमें क्षमता भी पूछी गई है ना। इसमें दो चीज़ें पूछी गई, एफ का मान निकालना और क्षमता भी निकालनी है, प्रकृति ये बतानी थी। तो लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं आपको मालूम होना चाहिए। P = 1/f या 100/f, एफ नापा गया सेंटीमीटर, तो ये लगा देना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे तो आपका P या क्षमता प्राप्त हो जाएगा। और क्षमता आप जानते हैं कि हमेशा डायरेक्टर में नापा जाता है, चिन्ह भी आपको दिखाना है कि प्लस है कि माइनस है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता नेगेटिव में 2 डायरेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन 4 देखिए, अब ये कहता है कि एक निकट दृश्य दोष वाला मनुष्य 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पे वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी और
कैसा लेंस प्रकृति में बतानी है, ये सब चीज़ आप देख लें। लेकिन फिर से आप समझ लें कौन सा दोष है, निकट। तो निकट में निश्चित रूप से अवतल लेंस का इस्तेमाल होना है। ठीक, फिर से लैंग्वेज देखिए, सेम लैंग्वेज इसी टाइप का है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यू का मान देखिए इन्फानाइट हो गया है, वी का मान नेगेटिव में 30 हो गया है, एफ निकालना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ था। अब यहाँ एफ निकालेंगे तो नेगेटिव में 30 आ रहा है। आपको चेक कर लेना है कि नेगेटिव साइन सही है, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस का मान, एफ का मान हमेशा नेगेटिव में आता है। तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का इस्तेमाल आपको अपने चश्मे में करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 देखिए, मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता दी गई है, और यह मनुष्य बिना चश्मा लगाए हुए पुस्तक को कितनी दूरी पर रख के पढ़ सकता है, आपको ये बताना है। ओके, अब देखिए यहाँ लैंग्वेज देखिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ सकता है, यू का मान हो जाएगा ये नेगेटिव में। क्षमता दी गई, पी का मान है। बिना चश्मे के यूज करना है, वी का मान हमें मालूम हो जाएगा यहाँ से। फिर अब आप ये समझ लें कि चूँकि इसमें पी का मान दिया है, पी का मान दिया है नेगेटिव में 1.5 डायोप्टर, तो पहले हम यहाँ से एफ निकाल लेंगे। ओके, क्योंकि एफ होता है 1/p, या सेंटीमीटर के लिए 100/p। ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल कर लेना है, और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करने के बाद आप एफ का मान निकाल सकते हैं। ओके, यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ विद द हेल्प ऑफ पी। ओके, तो एफ का मान इतना हो गया है 200/3 सेंटीमीटर नेगेटिव में। अब लेंस का फॉर्मूला आप लगा दें, वी का मान निकाल लें। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने एफ निकाला, ये लेंस का फॉर्मूला हो गया, इसका यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ से वी का मान जो है नेगेटिव में 18.2, मतलब बिना चश्मे के जो है 18.2 सेंटीमीटर की दूरी से वो व्यक्ति जो है किताब को पढ़ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन 6 देखिए, एक दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, मनुष्य जो भी दिया गया है, उसका निकट बिंदु 1 मीटर है। यदि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो अपने चश्मे में कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए फिर से यहाँ इंडिकेशन है कि दूरदृष्टि दोष है, लेंस कौन सा होगा, उत्तल। इसको आपको याद कर लेना है कि अगर दूर दृष्टि दोष है, ओके, तो दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को जो है निश्चित रूप से उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ उत्तल लेंस हो जाएगा। और देखिए इसमें आंकड़े भी दिखाए गए हैं, वी का मान दिया है -1 मीटर, इसको आप चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में। यू का मान -50 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हल करने पे आप एफ का मान निकाल सकते हैं, मतलब आप 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस या 1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस अपने चश्मे में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन 7 में फिर से दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति का निकट बिंदु दिखाया गया है 50 सेंटीमीटर। इस दोष के निवारण हेतु तो कैसा और कितनी फोकस दूरी का और कितनी क्षमता का लेंस हमें लगाना होगा। अब देखिए दूरदृष्टि दोष है तो इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा पहली चीज़, और निकट बिंदु 0.50 मतलब 50 सेंटीमीटर है। इसका सीधा मतलब है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर इतनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है तो उसका आभासी प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए वी का मान हो गया -50 सेंटीमीटर, यू का मान 25 सेंटीमीटर नेगेटिव में। ये आपका ये फॉर्मूला है लेंस का,
इसका इस्तेमाल करना है, एफ़ का मान आपको मिल जाएगा। पी भी निकालना है, पी आप जानते हैं 100/F हो जाएगा, जबकि एफ नापा गया हो मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर मीटर में कहेगा तो P = 1/F लिखा जाएगा, है ना। और सेंटीमीटर में अगर F का मान है तो आप ये लगा देंगे। तो ट्रू डायप्टर निकल रहा है, सही निकल रहा है, चेक कर लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो ये प्लस का ट्रू डायप्टर होना चाहिए। क्वेश्चन 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन 8 देखिए, एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यदि वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में लगाना होगा। ओके, तो इसके लिए देखिए, मनुष्य को दूरदर्शी दोष है, निश्चित रूप से उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा। ओके, इसमें देखिए बी का मान दिया गया 50 सेंटीमीटर और यू का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, चिन्ह सहित उसको मान दिखा देना है। एफ़ का फॉर्मूला आप देखते आए हैं, तो एफ के फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और एफ़ की वैल्यू जो है 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये हैं, इसमें मेन आप जो चिन्ह पर पार्टी है उसका ध्यान रखना है, चिन्ह पर पार्टी सही होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन 9 पे आ जाएं। क्वेश्चन 9 देखिए विद्यार्थियों, बहुत निकट दूर, यही दोनों दोष के विषय में क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अभी तक। ओके, तो इनमें जो एक थीम बन चुका है, एक जो सिमिलरिटी जो आपको मेथड में दिखाई पड़ेगी वो आपको सीखना है क्वेश्चन को लगाते समय। अब आपको देख लीजिए, 50 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है और चाहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को या पुस्तक को पढ़ सके, तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। ओके, चूँकि यहाँ दूरदर्शी दोष है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाना है। ओके, बी का मान हो जाएगा -50, यू का मान 25 हो जाएगा। फिर से आप ये फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगा के जो है एफ़ का मान ये 50 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। कैलकुलेशन आप स्वयं इसको चेक करें। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, जो पुनः एक दूरदर्शी दोष का एक क्वेश्चन दिखाया गया है। मनुष्य जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक दूर पे रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यदि वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, दूरदर्शी दोष है, निश्चित रूप से उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। यू का मान ये बन गया है, बी का मान देखिए नेगेटिव में 100 इसमें दिया गया है। ठीक है, दोनों मान दिखाए गए हैं। बाकी ये फॉर्मूला हो जाएगा लेंस का, इसको हल करते जाएंगे। चिन्ह का आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें यू भी दोनों के मान नेगेटिव में है। ठीक है ना, तो एफ़ का मान जो है ये आपका 100 सेंटीमीटर है। यहाँ से चेक कर सकते हैं, चूँकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए एफ़ का मान हमेशा प्लस में आता है, तो एफ़ का मान यहाँ प्लस में आने का मतलब 100/3 या 33.33 जो भी आएगा तो सही आ रहा है। ये मनुष्य को जो है अपनी आँख में इतनी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाना होगा। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं दोषों के, ठीक है ना, निकट या दूरदर्शी दोष के। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। देखिए विद्यार्थियों, प्रिज्म दिखाया गया है। ओके, देखिए विद्यार्थियों, प्रिज्म फिर से दिखाया गया है और श्वेत प्रकाश जब इसे पड़ता है कांच के प्रिज्म पे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसके फॉर्मूले मैं आपको पहले दिखा दिया हूँ। अब इस पर क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए और एक प्रिज्म का एंगल दिखाया गया है, ये ए का मान हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, 60 डिग्री दिखाया गया है। अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, दिस इज द डेल्टा एम, 38 डिग्री। ओके, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, और ये आपका इंडिकेशन दिया रहेगा हिंट के रूप में, sin 30 का मान, sin 49 का मान आपको दिया जाएगा।
हालांकि साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। बाकी ये साइन 49 आप नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि टेबल के माध्यम से देखी जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा टेबुलेशन में नहीं होता है, सारणी में इनके मान नहीं मिलते हैं। सारणी में या टेबल में केवल 0 का, 30 का या 45 डिग्री का या 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या इसके ऊपर वाले, है ना। बाकी मान जैसे साइन 49 का मान ये आपको टेबल में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ए का मान दिया 60 और विचलन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ओके, ये फॉर्मूला आपने देखा था पीछे अभी, ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है और इसमें ए का मान 60 हो जाएगा, डेल्टा एम का मान 38 हो जाएगा, इन दोनों को यूज़ कर लेंगे। ओके, और इन दोनों को यूज़ करने का मतलब है कि ए का मान 60, डेल्टा एम का मान 38 ऊपर अपन हाफ कर लेना है और नीचे साइन 60/2 मतलब साइन 30, साइन 30 1/2 हो जाएगा, साइन 49.75 जो कि शो किया गया था, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 0.75 1.5 हो जाएगा। यह अपवर्तनांक निकल रहा है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है एक फंडामेंटल कैरेक्टर है, एक मौलिक गुण होता है, ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इसको आपको देख लेना है। पहले क्वेश्चन देख लें। 60 डिग्री के कोण वाले प्रिज्म की बात चल रही है यहाँ पे और इसमें पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिखाया गया है, √2 दिया है, ये n का मान हो जाएगा, ठीक है। अल्पतम विचलन की अवस्था में याद करना है। पहला पार्ट अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम निकालना है, आपतन कोण आई निकालना है, अपवर्तन कोण आर निकालना है। मैंने आपको शुरुआत में ही हिंट किया था विद्यार्थियों कि ये जो फॉर्मूला आप देख पाते हैं, फिर से समझ लें, ये फॉर्मूला आप जो देख पाते हैं किसी कांच के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो फॉर्मूला आपको ये दिखाई पड़ रहा है उसमें ये साइन आई है, ये पूरा मान जो है आई है और ये मान आर है ना। तो कुल मिला के निष्कर्ष निकल रहा है कि आई अगर आपको निकालना है आपतन कोण में ये पूरा आ जाएगा, ए और डेल्टा एम निकाल के हाफ कर लेना है, ठीक है, और आर का मान या अपवर्तन कोण का मान यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यही 3 मान आपको निकालने हैं, पहला है एम, दूसरा है आई और तीसरा है आर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मान दिया गया है, एन का मान चूँकि दिया गया है, ए का मान दिया गया है, ओके, तो आप पहले फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला आप जानते हैं कि अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ए का मान 60 हो जाएगा, एन का मान √2 हो जाएगा, ये सारे मान आपको इसमें रख देने हैं, ठीक है। तो आपको जो है √2 बराबर साइन ए की जगह 60 हो गया है, डेल्टा एम आपको निकालना है और नीचे साइन 60 का आधा 30 हो जाएगा और साइन 30 का मान देखिए फिर यहाँ पे आया है, साइन 30 होता है साइन 30 दैट इज 1/2, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 45 का है तो ये 1/√2 हो जाएगा। ओके, तो जो विद्यार्थी मैथ्स के हों या मैथ्स के नहीं भी हैं, जो लड़कियां होम साइंस लेके चल रही हैं, तो उनको भी ये टेबल से मान याद होने चाहिए। तो मैंने मैथ्स में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है इस समय, त्रिकोणमिति का परिचय भाग 1, 2, 3, 4, उसको आप चेक करें और वहाँ से जो है इन सब के मान आप याद करेंगे। ओके, तो देखिए इतना हो गया। अब आपने क्या किया है कि ए का मान एन का मान पुट कर दिया है, तो ये बन गया साइन 30 का मान ऊपर गया है। ओके, साइन 30 देखिए ऊपर ही चला गया है, दोनों को बराबर कर लिया है, √2 साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, ये इसी फॉर्म में चलने देंगे, ठीक है। अब ये √2/2 1/√2 हो जाएगा। अब 1/√2 का मतलब साइन के लिए क्या बनेगा, साइन 45। दोनों को आपको बराबर करना है, जो भी मान यहाँ दिखाए गए हैं इसमें दोनों पक्ष को बराबर साइन में दिखाना है। 1/√2 को मतलब साइन 45। ओके, तो यहाँ साइन 45 शो कर देंगे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों तरफ साइन है, साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे। ओके,
आप देख सकते हैं कि ये 1/√2 बन गया था जो कि साइन 45 है। ऐसा करने पे ये साइन साइन कट जाएगा, 45 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। 2 को यहाँ से हटाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, 45 इंटू 2 कितना हो गया 90। और डेल्टा m आपको निकालना था। डेल्टा m का मतलब क्या विद्यार्थियों, डेल्टा m का मतलब है अल्पतम विचलन कोण। ओके, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अल्पतम विचलन कोण, ये आपका डेल्टा m होता है। तो यहाँ डेल्टा m का मान 90/60 30 बन जाएगा। तो आपका ये पहला पार्ट देखिए निकल गया है। अब अल्पतम विचलन की अवस्था में आपको निकालना है आपतन कोण। मैंने आपको फॉर्मूला चूँकि दिखा दिया पहले ही कि आपतन कोण जो होता है वो इसी में a प्लस डेल्टा m/2 होता है। ऊपर का जो मान i होता है तो a प्लस डेल्टा m/2 के फॉर्म में। a का मान 60 हो जाएगा, डेल्टा m का मान 30 हो जाएगा, इसका हाफ कर लेंगे 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अल्पतम विचलन की अवस्था में ये होता है, आई का मान ये हो गया। अल्पतम विचलन में आप अपवर्तन कोण निकालना है, तो अपवर्तन कोण R=a/2 हो जाएगा। a का मान 60 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60, उसका हाफ कर लेंगे 30 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये बड़े नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। पहले पार्ट में आपने डेल्टा m निकाल दिया, पहले पार्ट में डेल्टा m निकाल दिया जो कि 30 डिग्री आ गया। सेकेंड पार्ट में आपतन कोण हो गया 45 डिग्री, और थर्ड पार्ट में अपवर्तन कोण हो गया है 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन आपको और लगाने हैं, प्रिज्म से संबंधित या निकट और दूर दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चंस को आपको बार बार लगाना है। लेंस की क्षमता भी निकालने आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो मैं न्यूमेरिकल में इतना ही रखूँगा, और इनको आप लगाइए बार बार, और यदि आपको कहीं समस्या है तो मुझे आप कंसर्न करें, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है। तो ओके, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर watching my video. Thanks to everybody. Okay, thanks and Jai Hind.